दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके YouTube चैनल MCS बस्ती में। दोस्तों, हम लोग जो लास्ट वीडियो देखा था उसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में देखा था। आज हम लोग इसी क्रम में चल रहे हैं, संघीय कार्यपालिका के बारे में बात करेंगे इसमें, और जिसमें राष्ट्रपति से जुड़े हुए कितने भी जो भी क्वेश्चंस हम लोगों के आने की संभावना है एग्जाम में, उस टॉपिक को देखेंगे और राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति के से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनके बारे में विशद चर्चा करेंगे। आइए दोस्तों, और अपनी स्टडी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं राष्ट्रपति से रिलेटेड जो बातें हैं, जो आर्टिकल्स हमारे संविधान में उल्लेख किया गया है उनके बारे में भी समझते हैं, और प्रयास करते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हम लोगों का राष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है वो छूटने ना पावे। तो पहला है कार्यपालिका में, आप जानते हैं संघीय कार्यपालिका स्टार्ट होती है तो राष्ट्रपति से ही शुरू होती है, और राष्ट्रपति कार्यपालिका का एक तरह से कहिए कि संवैधानिक प्रमुख होता है, ठीक है। और जो भी कार्यपालिका अपना निर्णय लेती है वो सारे राष्ट्रपति महोदय के नाम से लेती है। तो आइए क्वेश्चंस को देखते हैं, श्रृंखला को स्टार्ट करते हैं और प्रश्नों को समझते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संसद अथवा विधानसभा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर संसद का या विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु सही है निर्वाचित हो सकता है, लेकिन क्या है, चुनाव लड़ने से पूर्व उसे अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, ये कह रहा है पहला। और दूसरा कह रहा है अपने निर्वाचन से 6 माह के अंदर अपनी सदस्यता को छोड़नी होगी, ठीक है। निर्वाचन के बाद छोड़ता है। देखिए अभी ऑप्शन बताइए, फिर मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। निर्वाचित होने के उपरांत ही अपनी सदस्यता छोड़ देनी होगी, तीसरा ऑप्शन है। और चौथा है एक सांसद चुनाव लड़ सकता है किंतु विधानसभा का सदस्य नहीं लड़ सकता है। तो ये आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें से कोई एक आपका निर्वाचन में हो सकता है, मतलब कोई एक सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। इसमें एक कोई बात बतानी है आपको, सही जो है। तो देखिए, निर्वाचन से पहले सदस्यता नहीं छोड़नी होती है तो गलत हो गया है आपको, मतलब त्याग देना होता है, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। और क्या कह रहा है, फिर कह रहा है 6 माह के अंदर छोड़नी होती, ये भी गलत आपका है। निर्वाचन होने के उपरांत अपनी सदस्यता छोड़ देनी थी, जी हाँ, निर्वाचित होने के बाद में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित जब कोई व्यक्ति होता है तो अपनी सदस्यता वो छोड़ देता है, चाहे किसी भी सदन का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो या विधानसभाओं का, किसी विधानसभा का सदस्य हो तो उसको छोड़ देना होता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा आपका करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो देखिए, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार जो प्राप्त है वो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय को प्राप्त है, ये आपको मालूम होगा, ठीक है। तो जो बहुत सहज क्वेश्चन है मैं उनके आंसर सीधे बता दे रहा हूँ आपको। आर्टिकल, ये भी जानते हैं किसी क्षेत्र को सूचित क्षेत्र घोषित करना है तो आर्टिकल 244 के तहत ये आपको उल्लेख इसका किया गया है, ठीक है। जो कि भाग 10 में ये बात इसकी बारे में बताया गया, भाग 10 है अनुच्छेद का, भारतीय संविधान का भाग 10 अनुच्छेद 244 में ये बातें बताई गई हैं। अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के विषय में उपबंध करने का प्रावधान जो है वो आदरणीय राष्ट्रपति महोदय के पास सुरक्षित है, ठीक है। और ये बात इसी में ही बताई गई है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अलावा किसी अन्य राज्य क्षेत्र को राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जा सकता है। ये भी आपका मतलब आपको ध्यान में रखना है। तो ध्यान में रखना है कि वैसे जो क्षेत्र जो आपके अनुसूचित किए गए हैं वो आपका असम है, त्रिपुरा है, यानी असम मेघालय जो उससे रिलेटेड दोनों राज्य हैं, आप जानते हैं असम से ही बटा हुआ है मेघालय, असम मेघालय है, और त्रिपुरा और मिजोरम जो है 4 राज्यों के लिए विशेष उपबंध बातें बताई गई हैं। और इसका आप देखेंगे अनुसूची 4 में भी इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। अनुसूची 5 में दोस्तों इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो ये है आपका इससे रिलेटेड 244 अनुच्छेद 244, ध्यान रखिएगा। आप लोग अनुसूचियों के बारे में अगर बात करेंगे तो पहला अनुसूची संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में बात करता है, दूसरी अनुसूची आपका जो है वेतन भत्तों के बारे में बात करता है, तीसरा शपथ के बारे में बात करता है, चौथी अनुसूची जो राज्यों में सीटों के आवंटन को लेकर के राज्यसभा में सीटों को राज्यों का मतलब जो है से रिलेटेड बात करता है कि राज्यसभा में किस राज्य की कितनी सीटें होंगी। और फिर अनुसूची जो 5 है जो आपका वो अनुसूची क्षेत्रों के बारे में उल्लेख करता है, और अनुसूची 6 जो आपका है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बात करता है। तो यहाँ प्रश्न में आपको यहाँ पर यही बात जो मैंने बताई तो वो अनुसूची 6 हो जाएगी आपकी, 5 में आपका
अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार जो है इसी के बारे में अब 5 में ही कहा गया है, लेकिन ये अनुसूचित क्षेत्र 5 में कहा गया है दोस्तों, लेकिन असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम के लिए अनुसूचित 6 में बात उल्लेख की गई। तो बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लीजिएगा। और इसके बाद के क्रम में तो आप जानते होंगे अनुसूचित 7 में जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात किया है, और अनुसूची 8 में जो है वो भाषाओं के बारे में 22 भाषाओं के उल्लेख के बारे में बात किया। अनुसूची 9 जो है आपका भूमि सुधार से रिलेटेड है, और अनुसूची 10 दल बदल के लिए है। अनुसूची 11 जो आपकी है जो है राज्यों के लिए, राज्यों में जो है पंचायतों से रिलेटेड है, ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है, और 12 जो आपका है वो नगर पालिका से रिलेटेड आपका है। तो 12 अनुसूचियाँ आपकी कुल इस तरह से हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघ की कार्यपालिका का अंग है? संघ की कार्यपालिका अंग क्या है? तो आपको बता रहा है राष्ट्रपति महोदय, फिर प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। निश्चित तौर से देखिए ये क्या है ना, राष्ट्रपति महोदय जब भी कोई संघ की कार्यपालिका कार्य करती है, यानी कि प्रधानमंत्री, जो मंत्रिपरिषद हमारी है वो प्रधानमंत्री उसका प्रमुख होता है, ठीक है, और उसी का एक अंग महान्यायवादी भी होता है, ठीक है, जो कि न्यायिक जो सलाह देने के लिए नियुक्त किया जाता है। तो ये तो कार्यपालिका के दोनों अंग हैं, और चूंकि कार्यपालिका संपूर्ण कार्य अपने जो राष्ट्रपति महोदय के नाम से करती है, तो तीनों हो जाएंगे दोस्तों, उपयुक्त सभी ऑप्शन पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चौथा दोस्तों है, निम्नलिखित संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का पालन करना है? केंद्र सरकार को निम्नलिखित में से किन कर्तव्यों का पालन करना है? तो पहले क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन कह रहा है दोस्तों, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना। हाँ बिल्कुल करेगा भाई, ये बिल्कुल करता है। दूसरा कह रहा है यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित हों। सभी राज्य सरकारें भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत प्रावधानों के अनुसार संचालित हो। ये दोनों बातें बिल्कुल कही गई हैं। और ये जान लीजिए आप लोग, एक अनुच्छेद आपका है 355 जिसमें बताया है कि बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए जो है केंद्र सरकार जो है भारत सरकार मतलब जो है राज्यों की सुरक्षा कर सकती है। और दूसरी बात कही गई है इसमें कि अगर राज्य का राजतंत्र फेल हो जाता है, यहाँ पर जैसा कि आपने देखा है राज्यों की संविधान के प्रावधानों के अनुसार संचालित किया जाएगा। अगर मान लो राज्य सरकार जो है संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन करती हुई पाई जाती है, तो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और इसके तहत केंद्र सरकार इस पर शासन कर सकती है। यानी कि राज्यों की सुरक्षा के लिए से रिलेटेड जो बातें, दो बिंदु बताए गए हैं अनुच्छेद 355 में, एक बाह्य आक्रमण से राज्यों की रक्षा करेगा, और दूसरा राजतंत्र फेल हो जाने की स्थिति में भी जो है रक्षा करेगा, केंद्र सरकार रक्षा करेगी, आपकी राज्यों की सुरक्षा करेगी। तो यही आर्टिकल 352 और 356 जो लगाया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा, आर्टिकल 355 में जो बात उल्लेखित कर दी गई उसी आधार पर लगाया जाता है। क्लियर? आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन जो भी हो इसका हो जाएगा, दोनों आपके ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो पहला दूसरा दोनों हो जाएगा कि पालन करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, ठीक है। कब से रहता है? अपने निर्वाचन की तारीख से, ठीक है। दूसरा कह रहा है संसद द्वारा निर्वाचित तिथि से, और संसद द्वारा निर्वाचित तिथि से, तो संसद कहाँ निर्वाचित मतलब तिथि, मतलब यानी कि बात तो वही दोनों कह रहा है। अपने निर्वाचन की तारीख से, जब निर्वाचित हो जाता है तब से, बिल्कुल यही सही होगा। लेकिन और अभी ऑप्शन देख लेते हैं। अपने पद ग्रहण के दिन से, पद ग्रहण जब करता है, और निर्वाचन की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से, और फिर कह रहा है निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित तिथि से। तो देखिए दोनों क्वेश्चन में बड़ा ही थोड़ा सा बारीकी अंतर है। कह रहा है अपने निर्वाचन की तारीख से पहला कह रहा है, और दूसरा कह रहा है अपने पद ग्रहण की तारीख से। देखिए निर्वाचित जब हो जाता है तो ये बात मतलब यहाँ पर दोनों ऑप्शन अब में डिप्लोमेटिक हो सकता है, फंस सकते हैं आप। जिस दिन वो शपथ ग्रहण कर लेगा दोस्तों, उसके बाद 5 वर्ष के अंदर अधिकतम वो रह सकता है। अपने 5 वर्ष के बाद उसको त्यागपत्र देना होगा। हालांकि चुनाव 5 वर्ष से पहले ही करा लिया जाता है। तो ये होगा पद ग्रहण करने के बाद से 5 साल तक रहेगा, ठीक है। ओके दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो आप देखेंगे इसमें विधायी अधिकार कह रहा है, प्रशासनिक अधिकार है, न्यायिक अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार तो व्यक्तिगत हो ही नहीं सकता है, न्यायिक कानूनी अधिकार हो ही नहीं सकता है, विधायी और प्रशासनिक कह रहा है। तो आपका क्या हो जाएगा इसमें? विधायी अधिकार आपका उसका होता है, कानूनी अधिकार है, क्योंकि आर्टिकल 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करने के लिए उसके पास पावर है। तो ये कानूनी अधिकार है, विधि द्वारा उसको मिला हुआ है। विधि में जो कानून में लिखा गया हो वो विधिक अधिकार होता है, ठीक है। तो कानून बताता ही है। अनुच्छेद आपका आर्टिकल जो है अनुच्छेद 123 1, 2, 3 जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति ही राष्ट्रपति महोदय को देता है। तो आर्टिकल बिल्कुल यहाँ पर पहला ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कथन का चयन करिए। पहला कह रहा है भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे चूजिंग वर्ड नहीं है दोस्तों की पसंद है को नहीं करता है वो कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या तो फिर मुख्य न्यायाधीश में, या तो नहीं, उपस्थिति न होने के बाद में वो उसको मतलब देता है, या फिर तो मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है। ठीक है, मतलब या तो स्थिति यहाँ पर ये जो कहने का जो प्रयास कर रहा है वो क्रम में या तो नहीं होना चाहिए, किसी एक को नहीं, कंडीशन वो क्रम में चलेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति को ही सौंपेगा, ना होने की स्थिति में वो आएगा। यहाँ पर या जो शब्द लिख रहा है ये त्रुटि कर दे रहा है, यहाँ पर या ना होता है, यहाँ पर लिखा होता है उसकी अनुपस्थिति में, तो ऐसे करता तो ये फिर आपका आंसर सही हो जाता। ये इस नाते ये गलत, बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा आपका। दूसरा है राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन में 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने के लिए संसद के किसी भी सदन में 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, ये कह रहा है। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो कि कह रहा है कि आपको महाभियोग चलाने संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्य का तो नहीं होगा, मतलब सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना होगा कि भाई देखिए किसी को भी 14 दिन तो पहले उसको सूचना देना होगा, और संसद के किसी भी सदन में तो चलाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि 14 दिन पहले उसको नोटिस जारी कर दी जाएगी, और यह नोटिस जो है सदन के कुल सदस्यों की संख्या के 1/4 सदस्य हो जाएंगे। यहाँ पर 1/3 लिख रहा है, जो है कि 1/4 होना चाहिए। यहाँ पर अगर ये कह देता संसद के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं, तो ये सही नहीं है। यहाँ पर 1/3 की जगह पर 1/4 यानी 1/4 सदस्य की सहमति कह देता, तो ये अवश्य ही हो जाता फिर आपका। इस नाते अभी सही नहीं है ये, और पहला भी आपका बिल्कुल सही नहीं था। पहले आपका ऑप्शन था क्या, भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र, ये भी गलत था, दोनों गलत थे आपके। और तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो अभी सभी सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य, यानी चुनाव में जो भाग लेते हैं सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो बताना आपको क्या है इसमें कि चयन शामिल होते हैं, ये भी इसमें से बिल्कुल नहीं, सभी सदस्य नहीं शामिल होते हैं उसमें से। कारण क्या है, देखिए इसमें होता क्या है, सभी सदस्य, देखिए यहाँ पे कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य। अब सभी सदस्य में कौन कौन भाग लेता है दोस्तों, देखिए तो एक तो लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके अलावा क्या, राज्यसभा के सभी सदस्य लेते हैं, निर्वाचित, ध्यान रहे हमेशा निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो महाभियोग में भी भाग लेते हैं। इसके अलावा सभी राज्यों की विधानसभाएं शामिल होती हैं दोस्तों, सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। तो दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया जब चलती है मित्रों, तो ये नहीं शामिल होते हैं, सभी राज्यों के जो है विधानसभा के सदस्य नहीं शामिल होते हैं। तो कह रहा है कि इसमें महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य, तो सब तीनों सदस्य लेते हैं भाग इसमें, तो ये नहीं शामिल होता है। इस नाते यह भी त्रुटिपूर्ण है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन चौथा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, विधायी शक्ति से संबंधित कौन सा कथन इसमें गलत है, कोई एक कथन आपको बताना है, कूट में आंसर नहीं है, बिल्कुल तीन में से कोई एक करेक्ट आपका आंसर होगा जो कि गलत होगा कथन। राष्ट्रपति को संसद के सदस्यों को की अयोग्यता संबंधी मुद्दों पर निर्वाचन आयोग के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही दे रहा है ये होती है। निर्वाचन आयोग की किसी की सदस्यता निरस्त है, वो सदस्य बनने लायक है या नहीं है, निर्वाचन से अयोग्यता के बारे में चुनाव आयोग जो सलाह देता है वही राष्ट्रपति उसको मानते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति विवेकी शक्ति इसमें प्रयोग नहीं करते हैं अपने, ठीक है। दूसरा है जब संसद सत्र ना चल रहा हो तो वह एक अध्यादेश प्रख्यापित कर सकता है, परंतु वह उस अध्यादेश को कभी भी वापस नहीं ले सकता है। तो ये ले सकता है अपना वापस ले सकता है। महाभियोग जो है अगर मान लो सदन की जब कार्रवाई जब तक नहीं चलती है तब तक होता है, जिस दिन सदन की कार्रवाई जिस दिन भी सदन की कार्रवाई स्टार्ट होगी दोस्तों, उसको 6 सप्ताह के अंदर उसको बिल्कुल स्वीकार कर देना होगा और 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित करा लेना होगा, अन्यथा वो वापस ले लेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, तो ये भी आप अध्यादेश को कभी भी वापस नहीं ले सकता, ये भी गलत आपका स्टेटमेंट है, ठीक है। ले सकता है, वापस नहीं ले सकता है, जबकि ले सकता है वो। और अगला है यदि किसी विधेयक में सरकार द्वारा
निधि उधार लेने संबंधी उपबंध अंतर्निहित है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को नहीं लौटा सकता। हाँ देखिए, कहना है विधेयक में सरकार द्वारा निधि उधार लेने संबंधी उपबंध अंतर्निहित है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को नहीं लौटा सकता है। अंतर्निहित है तो इसको नहीं लौटा सकता है इसको भी, ये नहीं लौटा सकते। देखिए धन से रिलेटेड है, बिना राष्ट्रपति से स्वीकृति से के धन विधेयक आता नहीं है, ठीक है। तो उसको विधेयक को पुनर्अनुमति के लिए लोकसभा में पेश किया जा सकता है और धन विधेयक जो राष्ट्रपति के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। धन विधेयक को राष्ट्रपति जो है संसद के पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति से प्रारंभ में ही स्वीकृति ले ली जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि किसी विधेयक को सरकार द्वारा निधि उधार लेने संबंधी उपबंध अंतर्निहित है तो राष्ट्रपति ऐसे विधेयक को नहीं लौटा सकता, यानी कि बाकी विधेयकों को जो एक बार विचार के लिए लौटा सकता है इसको नहीं लौटा सकता है। बिल्कुल ये सही बात कह रहा है, नहीं लौटा सकता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करेक्ट नहीं है आपका आंसर और ये भी आपका करेक्ट नहीं है आपका, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें से, ये कह रहा है राष्ट्रपति संसद के सदस्यों को योग्यता संबंधी, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट दोनों सही है आपके, पहला और तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। यहाँ पर जो बात क्या है, अध्यादेश को कभी भी वापस नहीं ले सकते, यही गलत है केवल ऑप्शन। तो यहाँ पर संभवतः गलत ही पूछा है, गलत पूछा है तो ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नहीं दूसरा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन कीजिए। पहला कह रहा है अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातीय इलाकों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति की शक्तियों के प्रकृति विधान संबंधी होती है। क्या कह रहा है, विधान संबंधी होती है, ये शक्तियाँ इसको प्राप्त होती हैं। तो ये पहली बात इसमें बताई गई है। दूसरी बात कही गई है, ये दूसरी जो स्टेटमेंट इसमें दे रहा है, दूसरा स्टेटमेंट है भारत के नाम मात्र के मुखिया होने के नाते राष्ट्रपति अंतर्राज्य परिषदों की नियुक्ति से संबंधित कार्यकारी पर कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं। हाँ ये सही बात कह रहा है, ये आपका दूसरा करेक्ट आंसर हो जा रहा है। और तीसरा कह रहा है अनुच्छेद 123 के तहत मैं राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अंतर्निहित है। मैं होगा, मैं नहीं, मैं। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति निहित है, ये भी सही है भाई। अनुच्छेद शक्ति इसमें प्रदान की गई है, ठीक है। और पहला वाला स्टेटमेंट जो आपका था वो बिल्कुल ही गलत आपका स्टेटमेंट है। कह रहा हूँ अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय इलाकों के प्रशासन राष्ट्रपति की शक्तियों की प्रकृति विधान संबंधी होती है। विधान संबंधी नहीं होती है, ये प्रशासनिक होती है। विधान प्रशासनिक होती है, प्रशासनिक, ठीक है। क्या कह रहा है इसमें से, प्रशासनिक यानी कि एक तरह से कह सकते हैं आप कि कार्यकारी शक्ति, प्रशासनिक शक्तियाँ धारण करता है, ये कार्यकारी शक्ति उसकी है, ठीक है। राष्ट्रपति की अपनी कार्यकारी शक्ति, एक तरह से कहें प्रशासनिक शक्ति यानी कि कार्यकारी शक्ति है। और किसी भी क्षेत्र को वह अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है अपनी इस प्रशासनिक या कार्यकारी शक्ति के तहत, कार्यकारी शक्ति, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है विधायी शक्ति है, ये तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन। तो पहला दूसरा बिल्कुल सही हो जा रहा है आपका, दूसरा तीसरा सही हो जा रहा है। और चौथे में क्या कह रहा है, कूट में ये जवाब है क्या, कूट में नहीं है जवाब। और इसमें से फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का व्याख्या करता है। जी हाँ करता है, ये भी करता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जवाब के तौर पे ये देना है, ये आपका हो गया, ये सही हो गया आपका, और आपका फिर यह भी सही हो गया है। और तीसरा पहला गलत हो जा रहा है आपका, ठीक है। ये पहला गलत हो जाएगा। तो इसमें बताना आपको था क्या कि कौन सा कथन गलत है, तो गलत यही पहला कथन ही गलत आपका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित किसी भी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, गलत बात कह रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, तो ये गलत हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा है यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता तो निर्वाचक मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचक मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते। क्या कह रहा है ये, कह रहा है कि यदि निर्वाचक मंडल पूरा नहीं होता तो निर्वाचक मंडल के बाकी सदस्य निर्वाचक मंडल की संख्या पूर्ण होने तक अपना वोट नहीं दे सकते, गलत बात कह रहा है ये, ठीक है। अगली बात कह रहा है क्या
तो राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानमंडल के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, तीसरा स्टेटमेंट सही है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के सदस्य भी भाग लेते हैं। सभी नहीं दोस्तों, दिल्ली और पुडुचेरी के, ठीक है, दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, ये सही होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी कह रहा है तो सभी नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर फिर आपको आंसर कूट में देना होगा। क्या संभवतः इसमें से कौन सा गलत हो जाएगा आपका? ये आपका पहला तो जो था आपका, चुनाव संबंधी किसी विवाद को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ये तो आपका गलत है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या कह रहा है कि सही बताना है, तो कोई एक ही केवल सही है दोस्तों। तो आपका ये देखिए, ये गलत हो गया। यहाँ पर आपने देखा था कि तीसरे वाले में राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधान मंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो यही केवल आपका आंसर सही हो जाएगा। तीसरा केवल करेक्ट हो जाएगा, बाकी सभी इनकरेक्ट हैं, गलत हैं सभी। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, कह रहा है जिसमें भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चयन करिए। गलत बताना है आपको, ये ध्यान हमेशा रहे, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप समझ जाएं, गलत बताना है। यदि क्या कह रहा है गलत में, यदि संसद के किसी भी सदन का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति बन जाता है तो 6 महीने के अवधि तक सदस्य बना रह सकता है। गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कह रहा है कथन गलत चयन कीजिए, तो यही मुझे लगता है एक ही गलत होगा। क्या क्या कूट में देना है, गलत एक ही है दोस्तों, यही गलत हो गया आपका, ठीक है। और आगे चलिए पढ़ लेते हैं। दूसरा कह रहा है भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित विशेष अधिकार को प्राप्त करने का हकदार है। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही आपका है। ये गलत आपका स्टेटमेंट है। 6 महीने सदस्यता लेगा नहीं, बिल्कुल जब भी सदस्यता ले लेगा राष्ट्रपति का, जैसे चुना जाएगा और शपथ ले लेगा, तुरंत उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनको दिए जाने वाले भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है, नहीं कटौती की जा सकती। राष्ट्रपति तीनों सेना का सर्वोच्च कमांडर होता है। बिल्कुल सही है ये, तो पहला ऑप्शन केवल गलत हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के पास कोई संवैधानिक विवेकाधिकार नहीं है, परंतु उसके पास कुछ परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार हैं, ठीक है। और निम्नलिखित में से उसे किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, यानी कि जो विवेकाधिकार, जो किस परिस्थिति में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है, वो कंडीशन आपको बतानी है और वो भी कूट में बतानी है। चलिए 3 कंडीशन दे रहा है, कब क्या विवेकाधीन शक्तियाँ प्रयोग में ला सकता है। क्या पहला कह रहा है, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक के रूप में जो है कार्यों का निर्वहन करते समय, पहला ये दे रहा है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे आपको कि जब मंत्रिपरिषद ने अपना बहुमत खो दिया हो तो लोकसभा को विघटित करने में, हाँ ये बिल्कुल दूसरा सही है आपका लग रहा है, और पहला तो आपका बिल्कुल नहीं सही है और दूसरा आपका सही है। तीसरे में आपका मंत्रिपरिषद को विघटित करने में यदि वह लोकसभा में विश्वास मत से भी ना कर पाए, विश्वास मत सिद्ध ना कर पाए, ये होना चाहिए। क्या कह रहा है, मंत्रिपरिषद को विघटित करने में यदि वह, यहाँ पे वह होगा, वह लोकसभा में विश्वास मत से भी ना कर पाए, सिद्ध ना कर पाए, विश्वास मत सिद्ध भी ना कर पाए या सिद्ध ना कर पाए, ऐसे लिख लीजिए इसको, विश्वास मत सिद्ध ना कर पाए, सिद्ध ना कर पाए। हाँ तो ठीक है दोस्तों, अगर विश्वास मत सिद्ध नहीं कर पाता है तो उसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है दूसरा तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो भी दिया होगा वो सही हो जाएगा। दूसरा तीसरा सी ऑप्शन में है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, एक अध्यादेश केवल संघ सूची से संबंधित विषयों पर जारी किया जा सकता है। नहीं भाई, संघ सूची के विषयों पर ही नहीं और भी विषयों पर जारी किया जा सकता है, तो ये गलत आपका स्टेटमेंट हो जा रहा है। दूसरा कह, राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश तब भी जारी किया जा सकता है जब संसद के सदनों में से किसी एक सदन का सत्र चल रहा हो, तो अध्यादेश जारी किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। यहाँ पर अध्यादेश कोई सत्र ना दोनों ना चल रहे हो या कोई एक चल रहा हो तो भी जारी किया जा सकता है। और तीसरा कह रहा है, एक अध्यादेश संसद के किसी भी अधिनियम को संशोधित या निर्मित कर सकता है, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता, परंतु इसे संविधान संशोधन हेतु जारी नहीं किया जा सकता है।
बिल्कुल संविधान संशोधन द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है, ये भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन दूसरा और तीसरा सही है, पहला केवल है संघ सूची से संबंधित विषयों पर जारी किया जा सकता है, यही केवल गलत है। यानी कि दूसरा तीसरा ऑप्शन जो भी होगा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा तीसरा का ऑप्शन यहाँ पर सी में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है रक्षा सेवाओं के सदस्य राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं, सही है। ये तीनों सेना का सर्वोच्च होने के नाते ये बिल्कुल है। जैसे मंत्री लोग रहते हैं, प्रधानमंत्री और प्रसाद पर्यंत सभी लोग अपने पद पर धारण किए रहते हैं, सभी लोग पूरी मंत्री परिषद, तो ये सही आपका स्टेटमेंट है। ये भी इसी तरह से सेना भी प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करती है। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन केवल राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से हो सकता है, ये भी सही है। दोनों कथन आपके बिल्कुल सही आपके स्टेटमेंट है। दोनों स्थान जो अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है और लोक सेवा आयोग के गठन की बात अनुच्छेद 315 में कही गई है। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को प्राप्त वीटो शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वीटो शक्तियों के बारे में कह रहा है। पहला कह रहा है संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है। नहीं भाई, संविधान संशोधन को बिल्कुल रोक नहीं सकता, इसको वीटो शक्ति संविधान संशोधन में उसको नहीं प्राप्त है। ठीक है, पहला कह रहा है। दूसरा कह रहा है राष्ट्रपति धन विधेयक को अपने पास लंबित नहीं रख सकता है, बिल्कुल सही, धन विधेयक को लंबित नहीं रखेगा वो। ठीक है, और अगला कह रहा है कि राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है। राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक शक्तियों पर लागू होता है कि नहीं होता है, ये इसको आपको देखना है। तो राष्ट्रपति का विशेषाधिकार राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित होता है, राजनीतिक परिस्थितियों पर हाँ लागू होता है। राजनीतिक परिस्थितियाँ मतलब है विशेषाधिकार कब लागू होगा, विशेषाधिकार जैसे संसद को भंग करने की बात होगी, तो अल्पमत में आ गई या किसको भी मान लो कोई सरकार चुनाव जीत करके जीत जाती है, सरकारें जाती हैं, कोई राजनीतिक पार्टियाँ जाती हैं और उसमें से किसकी सरकार बनाई जाए तो उसके लिए विशेषाधिकार शक्ति का परिस्थिति जन है इसके पास, राष्ट्रपति महोदय के पास है। तो पहला दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें पहले में जो कह रहा है आपका पहला ऑप्शन जो कह रहा है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियम में राष्ट्रपति को वीटो शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद जो है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के माध्यम के तहत संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु बाध्यकारी बना दिया गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और इस संदर्भ में राष्ट्रपति कोई वीटो शक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है, कोई भी वीटो शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। कौन से संविधान संशोधन? 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत किया गया है। ठीक है, कि संविधान संशोधन अधिनियम अगर आता है तो उसमें वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति महोदय नहीं करेंगे। ठीक है, ये बाध्यकारी कर दिया गया है उनको। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी सही है, दूसरा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है यद्यपि राष्ट्रपति के पास परिस्थितिजन्य विवेकाधिकार नहीं है और परंतु उसके पास कुछ संवैधानिक विवेकाधिकार हैं, तो ये गलत कह रहा है आपका। बिल्कुल है, परिस्थितिजन्य है। अभी आपके पिछले क्वेश्चन में था आपका अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, हालांकि इसके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, ये संसद ही करती है, राष्ट्रपति के नाम से करती है। राष्ट्रपति अभी आपने देखा होगा अनुच्छेद जो है 370 राष्ट्रपति के नाम से ही जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया गया था, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ऑप्शन तीसरा भी सही हो जाएगा, यानी कि पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही हो गया। चौथे में कह रहा है वह भारत के सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है तथा थल सेना, नौसेना, वायुसेना के प्रमुखों की नियुक्ति करता है, तो बिल्कुल ये भी सही है आपका। तो तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा और चौथा का ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके लिए आपको देखना होगा, तो आपको ये बात आपको ध्यान देनी होगी। पहला ही केवल गलत इसमें निकला है, बाकी और सब सही आपके आंसर हो जाएंगे। तो ये पहला आपका गलत हो गया है, बाकी सब सही है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। उसमें देखना है आपको कथन और कारण पे है। राष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता परंतु वह संसद का अभिन्न अंग होता है, बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कारण किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए, तो संसद सदस्य बनने की अर्हता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए ये बता रहा है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा के सदस्य बनने की, संसद के सदस्य कह रहा है लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए दोस्तों, कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसके पास संसद सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए, नहीं, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। लोकसभा के सदस्य को बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। ठीक है,
और इसमें और कुछ बात नहीं बताई गई है, यही बात इसके लिए इम्पोर्टेंट आपके लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, यानी कि कथन सही कारण गलत है, तो पतन सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, गलत और गलत है आपका दिया गया दूसरा स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के राष्ट्रपति को बिना संसद के अनुमोदन के अन्य देशों से संधियां तथा समझौते करने का अधिकार है। भाई देखो कैसे, संसद की बिना अनुमति के करने का अधिकार, ये आपको भारत के राष्ट्रपति को बिना संसद की अनुमति के अन्य देशों के साथ संधि और समझौते करने का अधिकार दिया गया है। तो राष्ट्रपति में यहाँ पे कथन पूछ रहा, असत्य कथन आपसे बताना है आपको, तो ये करने का अधिकार दिया गया है। भाई राष्ट्रपति कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं उसको समझौता करना, हालांकि ऐसा होता नहीं है, बहुत कम कंडीशन में होता है। यहाँ पर असत्य कथन बताना है, ये सत्य स्टेटमेंट है आपका, कर सकता है राष्ट्रपति, उसको ज़रूरत नहीं है समझने के लिए किसी से, संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक नहीं है। संसद के अनुमोदन के लिए अन्य देशों के साथ संधि या समझौते करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो इसमें आपको, तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों। दूसरे में कह रहे हैं अमेरिका में राष्ट्रपति को भी संधि सीनेट की स्वीकृति के बिना नहीं कर सकता है। हाँ, तो भाई सीनेट की स्वीकृति के बिना वो संधि नहीं कर सकता है, ये अमेरिका के संदर्भ में कहा, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति कर सकते हैं, ये सही है। यदि तीसरा स्टेटमेंट है, यदि सर्वोच्च न्यायालय अपना स्थान दिल्ली के बजाय किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित करना चाहता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होगी। बिल्कुल सही, ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी तीनों स्टेटमेंट अभी तक के सही रहे। चौथे में देखिए, अपनी कार्य प्रक्रिया के संबंध में बनाए गए नियमों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं लेनी होती है। नहीं भाई, सर्वोच्च न्यायालय की कार्य मंजूरी लेनी पड़ती है। ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको। अपनी कार्य प्रक्रिया के संबंध में बनाए गए नियमों के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं लेनी पड़ती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की मंजूरी, राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है अपनी कार्य प्रक्रिया के संबंध में, यानी कि कोई कार्य प्रक्रिया जो है सर्वोच्च न्यायालय की है, उसके संबंध में बनाए गए नियमों में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। ये राष्ट्रपति की पावर है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा आपका, बाकी सभी सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यहाँ पर विकल्प आपको बताना है जो कि करेक्ट नहीं है। विकल्प आपको देखिए, राष्ट्रपति का चुनाव संसद तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से एकल संख्याबढ़ मत प्रणाली द्वारा किया जाता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये किया जाता है भाई। दूसरा कह रहा है, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्यों के विधानों तक विस्तृत है। ये आपका स्टेटमेंट आपको देखना होगा यहाँ पे कि क्या है, बिल्कुल है, यहाँ पर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्या कह रहा है, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो राज्यपाल द्वारा आरक्षित राज्य के विधानों तक सीमित है, बिल्कुल सीमित है, अनुच्छेद 200 के तहत जो है ये पावर दी गई है। तीसरा आपका स्टेटमेंट है दोस्तों, जब कार्यरत प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। तो तीनों स्टेटमेंट अभी तक के सही आपके रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगला कुछ स्टेटमेंट देखते हैं। निलंबनकारी वीटो वह वीटो है जिसका विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत से अधिरोहण किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट आप देखेंगे तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट यहाँ पर है। कह रहा है निलंबनकारी वीटो वह वीटो है, ठीक है, ठीक है, निलंबनकारी वीटो वह वीटो है जिसका विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत से अधिरोहण किया जा सकता है। तो नहीं, बहुमत उच्चतर बहुमत नहीं, साधारण बहुमत यहाँ पर होना चाहिए। उच्चतर की जगह पर साधारण बहुमत से अधिरोहण करना, ये हो जाता तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता आपका। यहाँ पर उच्चतर बहुमत कह रहा है यानी कि विशेष बहुमत की बात कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। और ये बात आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। विशेषित वीटो का वीटो जो है क्या होता है, इसके बारे में आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो विशेषित वीटो के बारे में जो बात आपको बतानी है वो हमें ये बतानी है विशेषित वीटो में कि अधिरोहण विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत से
किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि विशेषित वीटो जो वीटो है कैसा वीटो है, वो अधिरोहण विधायिका द्वारा उच्चतर बहुमत से ये किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना होगा। निलंबनकारी वीटो का अधिरोहण जो है विधायिका द्वारा साधारण बहुमत से किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि निलंबनकारी वीटो का जो है अधिरोहण क्या किया जाता है, साधारण बहुमत से किया जाता है। और विशेषित वीटो, जिसे निलंबितकारी वीटो और विशेषित वीटो यानी विशेष वीटो जिसे कहा जाता है, उसके लिए अधिरोहण के लिए उच्चतर की आवश्यकता पड़ती है। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। यहाँ पर निलंबनकारी वीटो की बात कह दिया है, तो निलंबनकारी के लिए साधारण बहुमत होगा। अगर यहीं पे विशेषित वीटो यानी विशेष वीटो की बात कहता है, विशेषित वीटो जिसे कहा जाता है, विशेष वीटो या विशेषित वीटो के लिए वह जो है वो उच्चतर बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए नहीं पड़ती, निलंबनकारी के लिए नहीं पड़ती है। बस इतना सा आपको बताना था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोग इतना बहुमूल्य समय हमारे चैनल पे देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, किसके बारे में, राष्ट्रपति महोदय के बारे में कौन सा सही नहीं है। किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति होने के लिए मूलभूत प्राथमिक शर्तें हैं कि उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो सही है, बिल्कुल सही है, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता होनी चाहिए, पहला सही है। आपका स्टेटमेंट पूछना है कौन सा कथन सही नहीं है, तो पहला सही हो गया। दूसरा देखिए, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय मत प्रणाली अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित होती है। ये तो निर्वाचन के लिए होती है दोस्तों, ये तो हटाने के लिए नहीं होती है, ये गलत आपका स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहे उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर वो अपना पद छोड़ सकता है, जी हाँ छोड़ सकता है, पहला और तीसरा सही हो गया। राष्ट्रपति को परमादेश प्रक्रिया से मुक्ति प्राप्त है, बिल्कुल प्राप्त है, तो यही दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका दोस्तों, मतलब गलत हो जाएगा आपका, बाकी सब सही हैं। तो इस तरह से आपको 20 प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों समाप्त हो गई। उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल पे अपना बहुमूल्य समय देते रहिए। हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि हर टॉपिक को, एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया जाए, जिससे कि आपके एग्जाम में काफ़ी आपकी सहयोग हो सके, हेल्प हो सके। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए और खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। जय हिंद, जय भारत।